हेलो फ्रेंड्स, अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने ह्यूमन डिजीज़ के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, यानी हमने उसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। 3rd पार्ट में हम असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ रहे थे। असंक्रामक रोगों में हमने कुछ फैक्ट क्लियर किए थे कि असंक्रामक रोग में कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे कि हमने बताया था एलर्जी, कैंसर, डेफिशिएंसी यानी हीनताजन्य रोग, और हमारा जो लास्ट रोग बचा था उसका नाम था डीजनरेटिव डिजीज यानी हाशित जन्य रोग। आज हम इस वीडियो में ओनली 4 हाशित जन्य रोग को कवर करेंगे, जिससे असंक्रामक रोग के जितने भी फैक्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम शुरू करेंगे डीजनरेटिव डिजीज यानी हाशित जन्य रोग। तो ध्यान से समझो क्या है हाशित जन्य रोग यानी डीजनरेटिव डिजीज क्या होती है। तो देखिए, डीजनरेटिव डिजीज यानी हाशित जन्य रोग। तो देखिए, डीजनरेटिव डिजीज ये किसका भाग है? ये असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं डीजनरेटिव डिजीज, जिसको हिंदी में हाशित जन्य रोग कहा जाता है। ओके, तो डीजनरेटिव डिजीज यानी हाशित जन्य रोग कौन से रोग के अंतर्गत आते हैं? तो वो रोग होते हैं असंक्रामक रोग। ओके, क्लियर? अब देखो ये हाशित जन्य रोग होता कैसे है। तो जो हाशित जन्य रोग होते हैं ये हमारे शरीर में अंगों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण उत्पन्न होते हैं? या तो हमारे शरीर में कोई अंग कट गया है या उस अंग में कोई गड़बड़ी है, तो उसके कारण ये डीजनरेटिव डिजीज यानी हाशित जन्य रोग उत्पन्न होता है। क्लियर? समझ में आया? तो हाशित जन्य रोग आपके शरीर में किस कारण उत्पन्न होता है? तो आपके शरीर में ऑर्गन्स में, अंग में कमी के कारण या कट जाने के कारण या गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर? अब देखिए, जो डीजनरेटिव डिजीज है, जो हाशित जन्य रोग है, वो 2 प्रकार के होते हैं। यानी आपके शरीर में 2 प्रकार से हाशित जन्य रोग हो सकता है। तो वो 2 प्रकार कौन से हैं? तो ध्यान से समझिए। हाशित जन्य रोग, हाशित जन्य रोग ये 2 टाइप्स है भाई, इसके 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है आपका रिलेटेड टू हार्ट यानी हृदय संबंधी, और सेकंड होता है आपका रिलेटेड टू ब्लड यानी रक्त संबंधी। ओके, तो हाशित जन्य रोग आपके शरीर में 2 प्रकार से यानी 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है रिलेटेड टू हार्ट जिसको हृदय संबंधी कहते हैं, और एक होता है रिलेटेड टू ब्लड जिसको रक्त संबंधी कहते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेटेड टू हार्ट यानी हृदय संबंधी। हृदय से संबंधित किस तरह असंक्रामक रोग, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू हार्ट यानी हृदय संबंधी असंक्रामक रोग। क्लियर? तो देखो, हाशित जन्य रोग हृदय संबंधित कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान से समझना।
फर्स्ट पॉइंट आपका हृदय संबंधित हाशितजन्य रोग। एक चीज क्लियर कर देना भाई, हाशितजन्य जो रोग होते हैं वो कौन से रोग है? असंक्रामक रोग है। क्लियर? तो हृदय संबंधित हाशितजन्य रोग असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट है आपका हृदय संबंधित हाशितजन्य रोग। अब इसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे एथेरोक्लोसिस। एथेरोक्लोसिस, एथेरोक्लोरोसिस, हिंदी में लिख देता हूं एथेरोक्लोरोसिस। ये जो फर्स्ट डिजीज है ये हृदय संबंधित हाशितजन्य रोग होता है जिसका नाम है एथेरोक्लोरोसिस। तो समझते हैं कि एथेरोक्लोसिस क्या होता है, डिजीज क्या है। क्लियर? तो देखो इसमें मैं आप सबसे पहले बता देता हूं कि जो एथेरोक्लोसिस होता है वो किस तरह होता है। तो देखिए, आपने नाम सुना होगा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी का मतलब होता है धमनी। क्या मतलब होता है? आर्टरी का मतलब धमनी। तो देखो इस रोग के अंततः क्या होता है, एथेरोक्लोरोसिस के अंतर्गत क्या होता है, तो ध्यान से समझना कि ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ये हृदय में ब्लड सप्लाई करती है। क्या करती है? ब्लड सप्लाई। यानी इस कोरोनरी आर्टरी का काम होता है कि ये हृदय में रक्त को पहुंचाती है, रक्त को पहुंचाती है। एक चीज क्लियर कर दो अपने माइंड में कि हृदय तक रक्त को पहुंचाने का कार्य कौन करती है? वो कार्य करती है कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी का मतलब होता है धमनी। क्या मतलब होता है? धमनी। ओके, अब देखो क्या होता है इस रक्त, ये रोग किस तरह होता है, तो ध्यान से समझना। देखो मान लो ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये क्या है? आपकी कोरोनरी आर्टरी है। इसके अंदर ये इसकी दीवार है। क्या है? दीवार। ये आपकी क्या है? आर्टरी है। आर्टरी यानी क्या है? आपकी ये धमनी है। और इस धमनी के अंदर इसके मध्य में ये क्या है? दीवार। किसकी दीवार? धमनी की क्या है? दीवार। तब क्या होता है, जब एथेरोक्लोरोसिस होता है तब इस धमनी के दीवार में, इस आर्टरी के दीवार में क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। समझ में आया क्या बताया मैंने? कि ये धमनी है, इस धमनी के अंदर ये क्या है? इसकी दीवार है। और जब एथेरोक्लोरोसिस होता है तो इस दीवार में, इस दीवार पर क्या जम जाता है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। क्लियर? अब देखो मैंने क्या बताया, हृदय में रक्त की सप्लाई कौन करता है? आर्टरी करता है, धमनी करती है। लेकिन जब धमनी के अंदर क्या जम गया? कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो क्या रक्त की सप्लाई हृदय में होगी? होगी क्या? नो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल रक्त को उस दीवार पर ही क्या कर देगा? रोक देगा, जिससे धमनी से रक्त हृदय तक नहीं पहुंचेगा। समझ में आया? जब ऐसी स्थिति होती है कि जब धमनी के कारण, धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण जब रक्त हृदय तक नहीं पहुंचता है, तो उस रोग को कहा जाता है एथेरोक्लोरोसिस। क्या कहा जाता है? एथेरोक्लोरोसिस। समझ में आया? एथेरोक्लोरोसिस क्या होता है कि जो आर्टरी है, वो आर्टरी हृदय में
रक्त को पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन जब आर्टरी के मध्य भाग में दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो हृदय तक रक्त को पहुंचाने से रोक देती है और आर्टरी द्वारा, धमनी द्वारा वो रक्त हृदय तक नहीं पहुंचता है। उस समय एक रोग होता है, उस रोग का नाम होता है एथेरोक्लोरोसिस। समझ में आया? यानी जब रक्त ही नहीं पहुंचा हृदय में तो हृदय को शुद्ध रक्त प्राप्त नहीं हुआ, जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ आती है। समझ में आया? क्या लक्षण है? उसको सांस लेने में तकलीफ आती है, उसको बार बार पसीना आता है, तो ये होता है आपका एथेरोक्लोरोसिस। क्लियर? समझ में आया? एथेरोक्लोरोसिस किसके कारण? धमनी में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण धमनी से रक्त कहां नहीं पहुंचता है? हृदय में नहीं पहुंचता है, जिससे कौन सा रोग होता है? एथेरोक्लोरोसिस। जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है? तकलीफ होती है, उसको बार बार क्या आता है? पसीना आता है। जो व्यक्ति स्मोक करता है, जो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट के धुएं के कारण क्या होता है कि जो धमनी होती है, जो आर्टरी होती है, उस आर्टरी पर निकोटिन पदार्थ के कारण उसमें पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल उस धमनी पर क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, जिससे उस व्यक्ति को, आपने देखा होगा जो सिगरेट पीते हैं उसको अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उसको सांस लेने में क्या आती है? तकलीफ होती है। तो ये होती है आपका एथेरोक्लोरोसिस। एथेरोक्लोरोसिस का मतलब ही क्या है? सांस लेने में तकलीफ, यानी उसको अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उसकी आर्टरी सही तरीके से काम नहीं कर पाती है। आर्टरी से जो रक्त हृदय तक पहुंचता है, वो हृदय कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण वो रक्त हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये होता है आपका एथेरोक्लोरोसिस। क्लियर? अब देखिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट था हृदय संबंधित एथेरोक्लोरोसिस। सेकेंड पॉइंट है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन तो ये भी आपकी एक असंक्रामक बीमारी है भाई। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च तनाव। सबने सुना ही होगा भाई, उच्च तनाव, यानी कभी कभी आपको क्या हो जाता है? अधिक तनाव हो जाता है। यानी आप अगर किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो भी आपको क्या हो जाता है? तनाव हो जाता है। तो वो उच्च तनाव क्या है? वो हाइपरटेंशन किसके कारण होता है? तो ध्यान से समझना। हाइपरटेंशन होता है, आपने नाम सुना होगा बीपी, ब्लड प्रेशर। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो ब्लड प्रेशर है तो ये ब्लड से रिलेटेड है। नो, हाइपरटेंशन रिलेटेड होता है हृदय से। किससे रिलेटेड होता है? हृदय से। किस तरह होता है मैं बताऊंगा, ध्यान से समझना। आपको पता है किसी व्यक्ति की नॉर्मल बीपी कितनी होती है? वो होती है 120/80 mm/Hg। कितनी होती है? 120/80 mm/Hg। ये एक व्यक्ति की नॉर्मल क्या होती है? बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जब व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा सोचने लगता है या उसके मानसिक स्थिति में तनाव उत्पन्न हो जाता है तो वो बीपी कितनी हो जाती है? मान लो 140/100 mm/Hg अगर उसकी क्या हो जाती है? बीपी हो जाती है, तब व्यक्ति किसका शिकार हो जाता है? हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का क्या हो जाता है? शिकार हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि हाइपरटेंशन हृदय से क्यों रिलेटेड है। तो देखिए, एक व्यक्ति है, नॉर्मल बीपी मैंने बता दी। जब नॉर्मल व्यक्ति की बीपी एबनॉर्मल हो जाए, यानी नॉर्मल से ऊपर चढ़ जाए, तब क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जितना रक्त है वो रक्त सर्कुलेट होने लगता है। सर्कुलेट का मतलब उच्च रक्त होने के कारण, उच्च तनाव होने के कारण रक्त की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जब रक्त की गति बढ़ जाती है तो हृदय में जाने वाला रक्त अधिक मात्रा में हो जाता है, जिससे हृदय की धड़कनें क्या हो जाती है?
प्रारंभ हो जाती है, हृदय धक 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 करने लगता है और उच्च तनाव होने के कारण हृदय में आर्टरी द्वारा जो गया रक्त है, उस रक्त के कारण हृदय की धड़कनें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण हाइपरटेंशन जो होता है वो ब्लड से रिलेटेड ना होते हुए किससे रिलेटेड होता है, हृदय से रिलेटेड होता है। और जब कोई व्यक्ति उच्च तनाव का शिकार होता है, हाइपरटेंशन का जो शिकार होता है, उस समय उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धड़कनें प्रारंभ हो जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा पसीना आना प्रारंभ हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में भी पसीना आता है। और हाइपरटेंशन अगर व्यक्ति का शिकार है, अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन से शिकार है, तो उस व्यक्ति की धड़कनें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और धड़कनें बढ़ने के कारण उसको बहुत अधिक मात्रा में क्या आता है, पसीना आता है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हाइपरटेंशन किससे रिलेटेड है, ये हृदय से रिलेटेड है। और हृदय किससे रिलेटेड है, ये असंक्रामक रोग से रिलेटेड है। तो असंक्रामक दो से रिलेटेड होते हैं, पता है, हृदय से और ब्लड से। तो मैंने हृदय रिलेटेड दो बीमारियों के बारे में बता दिया आपको। फर्स्ट है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस और सेकंड होती है आपकी हाइपरटेंशन। क्लियर? ओके। तीसरा पॉइंट है हृदय रिलेटेड में हार्ट अटैक। यह भी एक बीमारी है और यह भी किसके कारण उत्पन्न होती है, हृदय रिलेटेड है। और यह भी कैसी बीमारी है, यह भी एक आपकी असंक्रामक रोग रिलेटेड बीमारी है। ओके, तो देखिए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, इसको हिंदी में बोलते हैं हृदयाघात, या इसको दिल का दौरा भी कहते हैं भाई। हार्ट अटैक, हृदयाघात या दिल का दौरा। देखो ये किस तरह होता है। हृदय का फंक्शन क्या है, हृदय का फंक्शन होता है कि आर्टरी के द्वारा यानी धमनी के द्वारा जो शुद्ध रक्त है जो हृदय में पहुंच रहा है, वो हृदय से रक्त को विभिन्न भागों तक, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य हृदय द्वारा होता है। क्या बताया मैंने कि धमनी के द्वारा जो शुद्ध रक्त हृदय में पहुंचता है, वो रक्त हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य हृदय द्वारा किया जाता है। अब कैसे होता है यह समझाता हूं मैं आपको। पता है हृदय 4 कोष्ठों में बटा है। हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं हृदय के। नाम सुना होगा आपने। 2 होते हैं अलिंद और 2 होते हैं निलय। समझ में आया? कितने कोष्ठ होते हैं हृदय के? 2 कोष्ठ होते हैं, सॉरी 4 कोष्ठ होते हैं। 2 होते हैं अलिंद, 2 अलिंद और 2 निलय। समझ में आया? 2 अलिंद कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका बायां अलिंद और एक होता है दायां अलिंद। और 2 निलय कौन से होते हैं? एक होता है आपका बायां निलय और एक होता है आपका दायां निलय। तो हृदय कितने कोष्ठों में बटा हुआ होता है? हृदय होता है 4 कोष्ठों में बटा। 2 अलिंद, 2 निलय। एक होता है आपका बायां अलिंद और एक होता है दायां अलिंद। एक होता है आपका बायां निलय और एक होता है दायां निलय। इन चारों में पहले इसके अंदर सिकुड़न होती है और फिर नीले के अंदर क्या होती है? सिकुड़न होती है। ये रक्त हम जब पढ़ाएंगे हृदय उसमें पूरा समझाएंगे। अभी केवल हार्ट अटैक के बारे में बता रहा हूं मैं। बायां अलिंद दायां अलिंद में सिकुड़न होती है और बायां नीले और दायां नीले में सिकुड़न होती है। और इसी सिकुड़न के कारण जो शुद्ध रक्त होता है वो हृदय से
शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। समझ में आया? किसके कारण पहुंचता है? रक्त, शुद्ध रक्त। इन दोनों में सिकुड़न के कारण रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपका दिल है, जो आपका हृदय है, वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, जिसे सिकुड़न क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और जब सिकुड़न बंद हो जाती है तो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक, हृदय तक नहीं पहुंचता है। और जब शुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय तक नहीं होता है, जब शुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय तक नहीं होता है, तो हृदय पर एक आघात लगता है, एक झटका लगता है। उस झटके को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक। क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक। और ये हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। उसको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है, और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त न होने के कारण एक हृदय को, दिल को एक क्या लगता है? झटका लगता है। उस झटके को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक। वापिस समझ लो, हार्ट अटैक क्या होता है, दिल का दौरा क्या होता है, हृदयघात क्या होता है। कि जो हृदय है वह 4 कोष्ठों में बटा होता है। वो 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। आलिंद होता है आपका बायां आलिंद और दायां आलिंद। नीले भी होता है आपका बायां नीले और दायां नीले। इसमें क्या होती है? पहले आलिंदों में क्या होती है? सिकुड़न होती है, जिसके कारण शुद्ध ऑक्सीजन नीले में चला जाता है। फिर नीले में सिकुड़न होती है, जिससे शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंच जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हृदय काम करना ही बंद कर देता है, दिल काम करना ही बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता। और जब हृदय तक नहीं पहुंच पाता तो शरीर के विभिन्न भागों तक नहीं पहुंच पाता। और जब दिल को शुद्ध रक्त नहीं मिलता है तो हृदय को एक झटका लगता है। उस झटके को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आ जाता है तो कभी कभी उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। समझ में आया? तो आपको अगर कोई पूछे हार्ट अटैक कैसी है बीमारी, तो वो होता है असंक्रामक रोग, न कि संक्रामक रोग। ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी है और उसके पास बैठा व्यक्ति भी हार्ट अटैक हो जाएगा। नो, हार्ट अटैक होता है असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग में भी हाशिद जन्य रोग, और हाशिद जन्य रोग में भी हृदय रिलेटेड रोग। क्लियर? तो ये था आपका हार्ट अटैक। तो ये किसके टाइप थे? ये थे आपके हार्ट रिलेटेड यानी हृदय संबंधी रोग। 3 हैं। कौन कौन से? एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक। ये तीनों हृदय रिलेटेड है, हाशिद जन्य रोग है, असंक्रामक रोग है। ओके, अब हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेटेड यानी रक्त संबंधित। ब्लड रिलेटेड यानी रक्त संबंधी। इसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है एनीमिया और एक है आपका ल्यूकेमिया। यानी ब्लड से संबंधित हाशिद जन्य रोग कौन कौन से होते हैं? 2। एक होता है आपका एनीमिया और ल्यूकेमिया। आपको मैंने ब्लड पोर्शन पढ़ाया था, उसमें पूरा बता दिया था कि एनीमिया क्या है और ल्यूकेमिया क्या है। अब थोड़ा सा बता देता हूं मैं, फिर आपका यह असंक्रामक रोग क्या हो जाएगा पूरा। एनीमिया क्या होता है? आरबीसी, नाम सुना है आरबीसी? बता चुका हूं मैं आपको क्या होती है आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। ओके, तो एनीमिया क्या होता है कि आरबीसी की संख्या में कमी के कारण, आरबीसी की संख्या में कमी के कारण एक रोग होता है, इसको क्या कहा जाता है? एनीमिया। और एनीमिया किसकी कमी के कारण? आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन
कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ओके, समझ में आया? और आरबीसी संख्या में कमी से रोग होता है एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है एनीमिया। और वैसे मैं आपको ब्लड में पूरा पढ़ा चुका हूं, तो वापस बताने की जरूरत नहीं है कि एनीमिया क्या है। तो समझ में आ गया एनीमिया क्या है? एनीमिया आरबीसी की संख्या में तथा आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी के कारण यह रोग होता है। और जिस व्यक्ति को एनीमिया है तो आपको पता है उसकी त्वचा कैसी हो जाती है? पीली। एनीमिया रोग में त्वचा कैसी हो जाएगी? पीली। बस, बाकी आपको बता चुका हूं ब्लड के पोर्शन में। तो एनीमिया क्या है? आरबीसी की संख्या में और उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और उस एनीमिया रोग के कारण उस व्यक्ति की त्वचा जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है, येलो हो जाती है। ओके, अब है आपका ल्यूकेमिया। आपको पता है ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर पढ़ा चुका हूं, ये भी मैंने डब्ल्यूबीसी पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें आपको बता चुका हूं मैं कि ल्यूकेमिया क्या है। जिस व्यक्ति ने ब्लड का पोर्शन, जिन स्टूडेंट ने ब्लड का पोर्शन नहीं देखा है तो प्लीज उस ब्लड के पोर्शन को ध्यान से पढ़िए। आपके फैक्ट, आपके डाउट्स उसमें सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखो ये भी क्या होता है? तो ल्यूकेमिया क्या होता है? ये संख्या में कमी के कारण, और ल्यूकेमिया होता है डब्ल्यूबीसी। क्या होती है डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो डब्ल्यूबीसी ये कमी के कारण होती है और ये वृद्धि के कारण होती है। समझ में आया? तो ल्यूकेमिया होता है डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण, अनियंत्रित वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया होता है। यानी जब डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होगी तो रक्त में डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाएगी? वृद्धि। ब्लड में डब्ल्यूबीसी की क्या हो जाएगी? वृद्धि। जिससे क्या बन जाएगी? रक्त की गांठ बन जाएगी, और वह गांठ क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया। ऐसे ल्यूकेमिया के बारे में बता चुका हूं मैं पोर्शन में, ब्लड पोर्शन में, तो उसको देख लेना भाई। आपको बता देता हूं, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाती है? अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। और जब डब्ल्यूबीसी में अनियंत्रित वृद्धि होगी तो रक्त में क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी की वृद्धि होगी, जिससे क्या बन जाएगी? एक गांठ बन जाएगी, और उस गांठ को ही हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर, यानी ल्यूकेमिया। ओके, तो ये थे आपके असंक्रामक रोग। 4 प्रकार के थे। एलर्जी, फर्स्ट पॉइंट एलर्जी, सेकंड पॉइंट कैंसर, थर्ड पॉइंट डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज 2 प्रकार की, 2 प्रकार से होती है। कौन सी कमी के कारण? पोषक तत्वों की कमी के कारण। कौन से पोषक तत्व? विटामिन एंड प्रोटीन, जिसमें मैंने प्रोटीन पढ़ा दिया था। विटामिन का मैंने आपको कहा था एक पूरा टॉपिक लेंगे, तो ये जब खत्म हो जाएगा तब हम विटामिन का एक टॉपिक लेंगे। और फिर आपका था लास्ट पॉइंट डीजनरेटिव डिजीज, यानी हास्यत जन्य रोग। ये कितने प्रकार से? ये भी 2 रिलेटेड होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ब्लड संबंधित और हृदय संबंधित। हृदय संबंधित कितने प्रकार के? 3 प्रकार के रोग होते हैं। एथेरोक्लोसिस, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक। और ब्लड संबंधित 2 कौन कौन से? ल्यूकेमिया, एनीमिया। ओके, आशा करता हूं कि आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, धन्यवाद, थैंक्स।